शक्ति का संतुलन बना रहना जरूरी है, पर हाल ही में यूएस का जो अटैक हुआ है वेनेजुएला पर, उसकी वजह से यह शक्ति का संतुलन बिगड़ा है और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, बहुत फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस होंगे जियोपॉलिटिक्स पर। क्यों ये सारा का सारा खेल रचा गया है, क्या कारण है, क्या पॉसिबल रीजंस हैं, कौन कौन से एंगल्स हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पीछे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या हैं, पहले कब ये क्या मतलब इसमें हुआ है, यूएन का क्या एंगल है, चाइना का क्या एंगल है, ये सारी चीजें जो हैं आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आखिरी तक जरूर देखिएगा वीडियो को, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा एनालिसिस जो है आपको इस सेशन में, इस वीडियो में मिलेगा इस पर्टिकुलर यूएस के अटैक जो हुआ है वेनेजुएला पर, उसको लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा पर। शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन को मैं शुरुआत करूंगा एक बेहतरीन कोट से, जो कि एक यूएस के पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, राइटर थे। उन्होंने कहा कि यूएस को युद्ध जीतने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिस्टरबेंस क्रिएट करनी है, अव्यवस्थित करना है दूसरे देश को ताकि वो खड़ा ना हो पाए, ठीक है, वो यूएस को चैलेंज ना दे पाए। ये अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन हुई है, उस कंटेक्स्ट में आप इस पर्टिकुलर कोट को पढ़ सकते हैं। मैं एक और कोट जो है यहां पर रखना चाहूंगा कि इराक जो था वो एक मैन्युफैक्चर्ड कन्फ्लिक्ट था फॉर द सेक ऑफ जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस इन दैट पर्टिकुलर एरिया। अगेन सेम जो है कहानी प्ले आउट होते हुए नजर आ रही है एज फार एज द साउथ अमेरिका इज कंसर्न। नेक्स्ट जो है, यहां पर जब यूएस के राष्ट्रपति से कुछ दिन पहले पूछा गया कि जो राष्ट्रपति माडुरो हैं वेनेजुएला के, वो कहीं ना कहीं यूएस के साथ एक पीस चाहते हैं, उन्होंने अपनी टोन को थोड़ा सॉफ्टर कर लिया है। तो दिस इज व्हाट he said. Maduro doesn't want to, like, I just don't want to read this particular quote. You can see what he said. This is the statement given by the Trump media के सामने। एंड अभी ये भी बात चल रही है कि क्या इसके बाद यूएस जो है कोलंबिया पे अटैक करेगा या क्यूबा पे अटैक करेगा, ये भी खबरें जो हैं सामने आ रही हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें जो हैं हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वेनेजुएला के पीछे जो है सबसे बड़ा कारण जो है वेनेजुएला की, आपको ज्योग्राफी को समझना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले यह कहा जा रहा है कि सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं दुनिया में वेनेजुएला के पास। कितने रिजर्व्स हैं? ये है आपका लगभग 300 बिलियन बैरल्स। ये कितने होते हैं, इसको ऐसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि इंडिया की प्रेजेंट टाइम में अभी पूरे एक साल में जो कंजम्पशन है वो है लगभग 2 बिलियन बैरल्स। गूगल करेंगे तो आपको ये डाटा मिल जाएगा। तो क्या निकल कर आता है कि इंडिया की अगर करंट कंजम्पशन के अकॉर्डिंग देखें, एक साल की पूरे देश की क्रूड ऑयल की कंजम्पशन के अकॉर्डिंग वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो 150 सालों तक भारत के खपत को पूरा कर सकते हैं, या मतलब सिंपल कहें तो भारत की जो नीड है प्रेजेंट टाइम्स के अकॉर्डिंग 150 सालों तक पूरी हो सकती है वेनेजुएला, सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व से। तो आप समझ सकते हैं कि किस मात्रा में वेनेजुएला के पास ऑयल रिजर्व्स हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बहुत लोग मिस आउट कर रहे हैं ये सारी की सारी सिचुएशन को समझने के लिए। देखिए, सेकंड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर चाइना का आता है। देखिए, चाइना जो है, जैसे हाल ही में यूएस जो है चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड बना रहा है, जिसमें इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। यूएस के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं साउथ कोरिया के साथ, जापान के साथ, ताइवान के साथ, वियतनाम, फिलीपींस, इन सारे देशों को वो अपने साथ रखना चाहता है, जो कि बहुत नजदीक हैं चाइना के पास, या मतलब ज्योग्राफिकली चाइना के पास में है। उन देशों को अपने पास रख रहा है ताकि चाइना को काउंटर कर सके। अब ये सेम सिचुएशन जो है चाइना भी करना चाह रहा है यूएस के साथ। अब जो अमेरिकाज हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका आता है, उसमें हमेशा से यूएस का एक कंट्रोल रहा है। ठीक है, खासकर अगर हम जो है कोल्ड वॉर के समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर के अगर समय की बात करें, तो एक देश जो उसमें एक एक्सेप्शन था वो था क्यूबा,
जो कहीं ना कहीं यूएस के अगेंस्ट में था, जहां पर सोशलिस्ट रजीम थी। अदरवाइज अमेरिका का, यूएस का जो है इस पे कंट्रोल रहा है। अब हाल ही में क्या हुआ है कि भाई चाइना की इकोनॉमी पिछले 45 सालों में बहुत अच्छी ग्रो करी, बहुत सरप्लस पैसा है। हाल ही में चाइना की इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं कर रही, ठीक है, जो ग्रो कर रही थी 10-12% पर, हाल ही में वो उतना जो है ग्रो नहीं कर रही। तो वो जो सरप्लस पैसा है वो साउथ अमेरिका में चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, दो कारणों की वजह से। ऑब्वियसली इकोनॉमिक रीजंस भी हैं, स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं। और जब ये अटैक हुआ है रात के 2 बजे, उससे कुछ घंटे पहले ही चाइना के जो डिप्लोमेट हैं, जो साउथ अमेरिका के अफेयर्स को देखते हैं, उनकी बात हुई थी, उनसे चर्चा हुई है जो राष्ट्रपति माडुरो के साथ भी। तो यहां पर सीधा सीधा यूएस चाइना को ये एक मैसेज देना चाहता है कि डोंट मेस विद अस। कहते ना, हमारे बैकयार्ड में आने की जरूरत नहीं है, ये हमारा एरिया है, इस पे हमारी डोमिनेंस रहेगी। हम आपकी इंटरफेरेंस को या आपके जो आप कहीं ना कहीं पैर पसारना चाह रहे हो साउथ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मैसेज एक यूएस को भी है, सॉरी चाइना को भी है। इसके अलावा रीजनल पॉलिटिक्स, मतलब आप जब दुनिया पे कंट्रोल करने की बात करते हो कि हु विल बी लाइक, अब हम देखो 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो एक यूनिपोलर वर्ल्ड की हम बात करते हैं। बट पिछले 8-10 सालों में या 15 सालों में जो चाइना का राइज हुआ है, चाइना की इकोनॉमी उभर कर आई है, परचेजिंग पावर पैरिटी की टर्म्स में चाइना की इकोनॉमी नंबर 1 हो चुकी है। तो उस कंटेक्स्ट में यूएस नहीं चाहता कि चाइना सीधा सीधा उसके बैकयार्ड में आके उसको चैलेंज करना शुरू कर दे। ठीक है जी, तो ये हो गया ज्योग्राफिकल रीजंस। तो इसके आसपास में ब्राजील है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका की कंट्री है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, वेनेजुएला, बहुत सारी ये चीजें निकल कर आ रही कि छोटा सा देश है जिसपे यूएस ने अटैक किया है। छोटा देश नहीं है, आप इसको ऐसे समझिए कि जो वेनेजुएला का एरिया है वो इंडिया के एरिया का 27% है, या कहें तो लगभग 1/4 एरिया है, जो कि किसी भी तरीके से कम नहीं है। हाँ, पॉपुलेशन कम है, लगभग 3 करोड़ 15 लाख की पॉपुलेशन है। और इनकी इकोनॉमी जो है मेजरली किस पर डिपेंड करती है? क्रूड ऑयल पर डिपेंड करती है, जो ये ऑयल रिजर्व्स हैं। तो इस तरीके से इनकी ज्योग्राफी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है और यूएस के काफी नजदीक है ये देश। नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये रही है एक स्पेनिश कॉलोनी। अब जब यूरोप के देश कॉलोनाइज कर रहे थे दुनिया भर के देशों को, तो 2 देश जो इस कॉलोनाइजेशन की रेस में सबसे आगे निकल जाते हैं वो थे यूके, या कहें तो ब्रिटेन, और दूसरा है फ्रांस। अब इस कड़ी में स्पेन जो है थोड़ा सा पीछे रह जाता है, और इस वेनेजुएला जो देश था इसको बहुत जल्दी इंडिपेंडेंस मिल जाती है सन 1811 में लगभग। बट ऐसा मत समझिए कि सन 1811 में अगर आजादी मिल गई तो अब तक जो है ये बहुत डेवलप्ड कंट्री हो चुका होगा, ऐसा नहीं हुआ। रादर मिलिट्री रूलर्स, ड्रग लॉर्ड्स, बहुत सारी सिचुएशन रही, तो ये स्टेबल कंट्री बहुत ज्यादा नहीं हो पाया। अच्छा, 20th सेंचुरी में क्या होता है? 20th सेंचुरी में दुनिया में एक टर्म आती है क्रूड ऑयल, ब्लैक गोल्ड, जिसके भंडार भर भर के यहां पर थे वेनेजुएला कंट्री में। थोड़ा सा हाल ही की बात कर लेते हैं, तो यहां पर एक बहुत पॉपुलर नेता हुए जिनका नाम था हुगो शावेज। हुगो शावेज को अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जब राइट लेफ्ट विंग ये डिस्कशन करते हैं तो आप इसको सोशलिस्ट रिजीम कह सकते हैं। दो बहुत लोगों का ये कहना है कि प्रैक्टिकली सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट रिजीम नहीं कह सकते, बट स्टिल टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि नेशनलाइज किया बहुत सारी चीजों को, कंट्रोल किया, स्टेट कंट्रोल होंगी चीजें। अच्छा, बहुत पॉपुलर थे, रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करी, यूएस के खिलाफ खड़े होने की बात करी। उस समय पर जब यूएस, मतलब 1981 के बाद जब यूएस अकेला दुनिया का एक तरीके से सोल पावर थी, यूनिपोलर वर्ल्ड था, तो उस समय पर हुगो शावेज जो है राष्ट्रपति रहे हैं। अच्छा, अब हुगो शावेज के समय पर ही एक व्यक्ति जिसका नाम था निकोलस माडुरो, ये बस ड्राइवर थे, बस ड्राइवर। और बस ड्राइवर से ट्रेड यूनियन लीडर से धीरे धीरे पॉलिटिक्स में, फिर करते करते ये देश के विदेश मंत्री बने। जब हुगो शावेज राष्ट्रपति थे तो ये देश के विदेश मंत्री बने। विदेश मंत्री के बाद ये बने वहां के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। और हुगो शावेज की डेथ के बाद ये बने वहां के राष्ट्रपति। अब हाल ही में जो इलेक्शंस भी हुए वेनेजुएला में,
उस इलेक्शंस को ये कहा गया, इन पे आरोप लगे कि भाई वो रिग्ड इलेक्शंस थे, बहुत सारे दुनिया के देशों ने उन इलेक्शंस को नहीं माना। उन्होंने कहा कि भाई इसमें धांधली हुई है। हाल ही में वेनेजुएला की जो ओपोजिशन लीडर थी, मारिया कैरोनो करके नाम जो है उनका, मारिया मशाडो करके नाम जो है, उनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। अगर आपको याद हो, डोनाल्ड ट्रंप काफी समय से कह रहे थे कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, है ना, तो वो नोबेल पीस प्राइज मिला था वेनेजुएला की ही ओपोजिशन लीडर को। तो उसके पीछे भी ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं यूएस का एक रोल रहा है, एक काइंड ऑफ पैसिफाई करने की कोशिश थी कि भाई ठीक है, चलो आपको डायरेक्टली नहीं दिया गया, आप जिस कंट्री के एक ऑपोजिशन लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं, हमने उसको नोबेल पीस प्राइज दे दिया। ठीक है जी। अच्छा, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा होता है माडुरो के समय पर, इकोनॉमिक कोलैप्स देश का। अब आप कह रहे हैं एक तरफ हम इतने बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, एक तरफ इकोनॉमिक कोलैप्स। अब इस इकोनॉमिक कोलैप्स की एक एग्जांपल देता हूं। 2018-19 के समय पर यहां पर जो इन्फ्लेशन था, आप सुनकर थोड़ा हैरान हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे, हो सकता है आपको लगे कि ये फैक्ट गलत है, आप गूगल पर जाकर इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहां पर इन्फ्लेशन था 13 लाख से 17 लाख %। इंडिया में आरबीआई कहता है 2 से 6% जो है इन्फ्लेशन होना चाहिए। 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है तो एक्शन मोड में सरकार आ जाती है। यहां पर कितना था इन्फ्लेशन रेट? 13 से 17 लाख %। जस्ट कैलकुलेट द नंबर्स, ठीक है। और उसके पीछे भी कहा जाता है, अगर आप इस पे बहुत रिसर्च करेंगे, खैर अलग वीडियो बनती है ये अपने आप में कि क्यों हुआ, क्या फैक्टर्स है, तो उसके पीछे भी यूएस का बहुत बड़ा रोल रहा है। मतलब कहते हैं ना, यूएस ने कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी इस देश को तोड़ने की कोशिश करी कि भाई कहीं ना कहीं जब इतना इन्फ्लेशन होगा तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे और एक प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा, और कई बार ऐसा हुआ भी। ठीक है, तो ये जो है एक इकोनॉमिक कोलैप्स की कहानी भी यहां पर आती है। आगे बढ़ते हैं, तो फाइनली जो है यूएस ने जो है यहां पर एक मिलिट्री अटैक किया। रात को 2 बजे जाकर अटैक किया है, लिटरल सेंस में। मतलब कहते हैं ना, घर में जाकर घुसकर राष्ट्रपति को, उनकी वाइफ को उठाया और सीधा जो है यूएस लेकर आए हैं, और ये कहा है कि इन पे नार्को टेररिज्म के चार्जेस लगाए जाएंगे। ये सीधा सीधा ड्रग लॉर्ड्स को, ड्रग ट्रैफिकिंग को यूएस में बढ़ा रहे थे, और उसके जो है यहां पर चार्जेस इन पर लगाए जाएंगे। ये यूएस का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अब सवाल आता है कि क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है? जी नहीं, ये सेम कहानी, लगभग सेम कहानी प्ले आउट हुई थी 1989 में। ठीक है जी, 1989 में क्या होता है, यूएस इन्वेड करता है पनामा में। पनामा एक छोटा सा कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में, यूएस के साउथ में। वहां पर डिपोज किया जाता है जनरल मैनुअल नोरेगा को, और उन पर भी ये लगभग सेम चार्जेस लगाए जाते हैं। ठीक है जी, ड्रग चार्जेस लगाए जाते हैं, और उन पर केस चलता है। केस चलने के बाद 40 साल की सजा सुनाई जाती है यूएस की कोर्ट के द्वारा। एक देश के राष्ट्रपति को जो है 17 साल, मतलब 40 साल की सजा सुनाई, 17 साल वो जेल में रहते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, सेहत खराब होने लगती है, फिर उनको उनके देश वापस भेजा जाता है। उसके कुछ ही साल बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सेम कहानी जो है पहले 1980s में या कहीं लेट 1980s में प्ले आउट हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या ये जो पूरा खेल हुआ, सीधा सीधा जो कहते हैं ना, घर में घुसकर आप एक देश के राष्ट्रपति को उठा के ले आते हैं, क्या ये कोई इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है? तो यूएस के ही बहुत जो सीनियर लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि हाँ, ये एक सीधा सीधा वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ का। यूनाइटेड नेशन चार्टर का आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4 वो ये कहता है कि आप जो है फोर्स का इस्तेमाल सिर्फ 2 ही केसेस में कर सकते हैं, एक तो सेल्फ डिफेंस, और दूसरा है कि या सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन पास हो। इस केस में दोनों ही नहीं है। अच्छा, पहला आप हो सकता है कहें कि नहीं सेल्फ डिफेंस में किया, तो उसमें भी यह कहा गया कि वेनेजुएला किसी भी तरीके से कोई इमिनेंट थ्रेट पोज नहीं कर रहा था यूएस को। ना तो यूएस वेनेजुएला की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, ना उनकी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है कि वो सीधा सीधा यूएस को चैलेंज करे। अच्छा, उसमें यह भी कहा गया, यह भी कहा जा रहा है कि क्राइम ऑफ अग्रेशन को सबसे बड़ा क्राइम माना गया है इंटरनेशनल लॉ के तहत। और इसमें यह भी कहा गया कि अगर, चलिए मान भी लेते हैं कि ड्रग ट्रैफिकिंग
कि भाई ये एक रीजन है, भाई इसकी वजह से आपने एक देश के राष्ट्रपति को उठाया, तो ये कहीं भी किसी भी तरीके से एक मतलब एक जेन्युइन कंसर्न भी है कि नहीं भाई वो देश का जो राष्ट्रपति है वो सीधा सीधा हमारे यहां पर एक इस तरीके से जो है ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है, वो किसी भी तरीके से लीगली जस्टिफाई नहीं है कि आप उस देश में मिलिट्री इंटरवेंशन करें, जो है उस देश की सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को चैलेंज करें। चलिए आगे चलते हैं, आप देख लेते हैं कि ग्लोबल रिएक्शन क्या है, क्या किस किसने कंडेम किया, क्या रहा। तो चाइना ने बहुत ही स्ट्रांग टर्म्स में, ये ऑलरेडी चाइना वाला एंगल मैं डिस्कस कर चुका हूं कि इन्होंने कहा है कि सीधा सीधा बहुत बड़ा वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ का और इमीडिएटली जो है माडुरो को रिलीज करना चाहिए और उनको उनके देश वापस भेज देना चाहिए। रशिया और ईरान जो कि अगेन यूएस के एडवर्सरीज हैं और यूएस के अगेंस्ट में बात करते हैं, तो दोनों ने अगेन क्रिटिसाइज किया है। लेटिन अमेरिका की बात करें तो जो आसपास के देश हैं जैसे कोलंबिया है, बहुत क्लोज पार्टनर नेशन रहा है वेनेजुएला का, क्यूबा है, इन्होंने भी बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म्स में क्रिटिसाइज किया है, ब्राजील ने क्रिटिसाइज किया है। उसके अलावा वेस्टर्न नेशंस की थोड़ी सी यहां पर बात कर लेते हैं, यूरोपियन नेशंस की। यूरोपियन नेशंस ने कहा है कि रिस्ट्रेंट रखना चाहिए यूएस को, उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया है, उन्होंने थोड़ा थोड़ा संभल के चलिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जब रशिया अटैक करता है यूक्रेन पर तो पूरी दुनिया में हाव हल्ला मचता है और सीधा सीधा कहा जाता है कि एक बड़ा देश छोटे देश पर अटैक कर रहा है, ये अग्रेशन है। रशिया पर दुनिया भर के सैंक्शंस लगाए जाते हैं और रशिया को स्विफ्ट जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है उससे बाहर कर दिया जाता है, रशिया के एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जस्टिस के लिए किया गया है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो यहां पर ये सारी चीजें जो है सीधा सीधा एक डबल स्टैंडर्ड्स को भी शो करता है। अच्छा, बात कहानी सिर्फ यहां पर नहीं है, कहानी ये है कि जैसे यूएस कहता है कि जी हम डेमोक्रेटिक रिजीम्स को सपोर्ट करते हैं, देयर आर सो मेनी अनडेमोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन रिजीम्स जिसको यूएस सपोर्ट करता है। उदाहरण के लिए गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, ओमान, यूएई, ये सारे के सारे देश, ठीक है, इनमें जो है यूएस सपोर्ट करता है, खासकर सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, इन देशों में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कह सकते हैं कि अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं, इनको यूएस सपोर्ट करता है क्योंकि वो यूएस की लाइन को टो करते हैं, दे टो द लाइन ऑफ यूएस। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में थाईलैंड है, वियतनाम है, क्योंकि आपको चाइना को काउंटर करना है तो दो थाईलैंड में और वियतनाम की सरकारों पे अथॉरिटेरियन रिजीम्स होने का जो है एक आरोप लगाया जाता है, आप उनको सपोर्ट करते हैं। अफ्रीका की बात करें तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं, जिबूती, इथियोपिया, कीनिया, इन देशों में भी जो नॉट डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं या अथॉरिटेरियन रिजीम्स को सपोर्ट किया जाता है। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैग बियरर फ्री ट्रेड रिजीम्स का WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो हाल ही में दुनिया भर के देशों पर टैरिफ बैरियर्स लगाता है कि जी आप जो है ये टैरिफ्स जो है हमारी इकोनॉमी प्रभावित हो रही है। अच्छा, कहानी यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज फार एज द गुड्स आर कंसर्न, जो टेंजिबल गुड्स हैं उन पर टैरिफ लगाए गए हैं दुनिया के लगभग सारे देशों पर, यूरोपियन यूनियन पर, इंडिया, चाइना, कनाडा, सब पर जो है ये सैंक्शंस लगाए गए। बट एज फार एज द सर्विसेज आर कंसर्न, हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति ने, जो इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने भी ये बात कही कि सर्विसेज, अगर आपको हमारे गुड से प्रॉब्लम है तो हमें भी वो सेम चीज रेसिप्रोकेट करनी चाहिए सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज में यूएस का कंट्रोल है। आप फेसबुक या मेटा, गूगल, अमेजन, ठीक है जी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, जो मेनली सर्विसेज कह लीजिए प्रोवाइड करती हैं, तो उन पे कोई बात नहीं करता है यूएस। उसके लिए पूरी दुनिया, अब रिसेंटली जो एआई टूल्स आ रहे हैं, चैट जीपीटी या ओपन एआई, वो भी मैक्सिमम एआई टूल्स आपके यूएस गवर्न कर रहा है। तो एज फार एज द सर्विसेज आर कंसर्न, देयर इज फ्री ट्रेड regime, there should be free trade regime, but as far as the goods are concerned there should not be free trade regime। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक आपको डबल स्टैंडर्ड क्लियरली देखने को मिलता है। अच्छा, अब ह्यूमन इंपैक्ट एंड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सेज की बात कर लें तो अब जो वहां की उपराष्ट्रपति हैं उनको राष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई है। अब यूएस का कहना है कि भाई वो कहीं ना कहीं अमेरिकन लाइन को टो कर रही हैं और अमेरिका बिल्कुल ओपनली खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहा है, ट्रंप जो है ये खुल्लम खुल्ला बात कह रहे हैं
कि भाई साहब इससे हमारी कंपनीज को फायदा होगा, वी आर गोइंग टू मेक लॉट ऑफ मनी, और ये बिल्कुल पब्लिकली कहा गया है। तो अब वहां पर जो वहां के उपराष्ट्रपति जो बनी है, मतलब राष्ट्रपति बनी है अभी, ठीक है, दो अभी बहुत सारे देशों ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ये कहा जा रहा है, अब उनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी आ रही हैं। पहले आ रहा था कि हाँ भाई वो यूएस लाइन को टो कर रही हैं, फिर कहीं ना कहीं शायद इंटरनली प्रेशर आया होगा तो वो कह रही है कि नहीं हम इसको रेजिस्ट करेंगे। तो अभी उसको लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही है। हाँ, इस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स सामने लाने की कोशिश की जा रही है कि वहां के लोग बड़े खुश हैं। इट वॉज द वेरी सिमिलर व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द 2003, जब सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया, वो इराक वाला सारा प्लॉट खेला गया। तो उस समय पर भी ये किया गया कि वो, अगर आपने वो वीडियो देखी हो, वो बहुत वायरल हुई थी उस समय पर। अभी भी आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी कि सद्दाम हुसैन का जो स्टैचू है वो नीचे गिराया जा रहा है, लोग उसको बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर वो 2003 के बाद अभी तक इराक में कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ पाई है वहां पर, मतलब डिस्पाइट बीइंग नेचुरल रिसोर्सेज रिच कंट्री, ईरान की इकोनॉमी, ईरान की पॉलिटिक्स या पॉलिटी स्टेबल नहीं हो पाई है। चलिए, अब इसके ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल जो है इंप्लीकेशंस क्या हैं। देखिए, अब सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस जो है एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको लेकर दोबारा से सवाल उठने लगे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, यूनाइटेड नेशन जब 1945 में बना था तो उसका एक मेजर बहुत बड़ा रोल ये था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए। तो अगर उस नजरिए से आप देखेंगे तो सही है जी, पिछले 80 साल में कोई जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर एज सच नहीं हुआ, क्योंकि पहली जो दो वर्ल्ड वॉर्स थी वो लगभग 30-40 ईयर्स के स्पैन में दो वर्ल्ड वॉर जो है दुनिया ने देखी। अच्छा, अब वो चीज को तो ठीक है रोक पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं वीटो पावर्स दी गई है 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं। पर क्योंकि इन देशों के पास वीटो पावर्स है, दे नो कि अगर इस एक्शन के खिलाफ रेजोल्यूशन लाया जाएगा तो हम उसको वीटो कर देंगे। तो हाल ही में रशिया यूक्रेन वॉर हो, या इजराइल हमास का कन्फ्लिक्ट हो, या चाइना का जो सीधा सीधा वो धमका रहा है ताइवान को, या रीसेंट जो है किस तरीके से यूएस अटैक कर रहा है वेनेजुएला पर, इस सब को जो है रोक नहीं पा रहा है यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशंस की रेलेवेंसी पर भी एक बड़ा सवाल आता है। क्या यूनाइटेड नेशंस जो है डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, तो इसको लेकर भी एक बड़ी जो है चर्चा शुरू हो गई है। आखिरी में हम ये कह सकते हैं कि पावर पॉलिटिक्स वर्सेस लीगल नॉर्म्स, ठीक है, एक बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हम राइट्स की पढ़ते हैं कि ये कानून, ये अधिकार आपको देता है, और एक तरफ है माइट, जिसको कहते हैं ना, हम सिंपल भाषा में कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई जिसके पास पावर है वही है सब कुछ, और वो बिल्कुल साफ साफ होता हुआ दिखा, ठीक है। उसमें इंटरनेशनल रूल्स, लॉ एंड ऑर्डर, जो पैसिफिक ओशन में बात की जाती है कि इंडो पैसिफिक ओशन में रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, वो यहां पर सीधा सीधा इरोड होता हुआ आपको दिख रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि भारत के लिए इसमें क्या लेसन है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि जी अच्छा, पहले रशिया यूक्रेन वॉर भी हुई थी, अच्छा फिर इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट हुआ, अब ये है, इससे हमें क्या लेना है, हम तो बहुत दूर बैठे हैं जी, वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद इट। बट इट्स नॉट दैट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम द होल कन्फ्लिक्ट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वेनेजुएला की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट थी। सो इससे हमें यह चीज समझ आती है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन सर्टन सेक्टर्स ओनली, ठीक है, ओवरली डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर, पर्टिकुलर रिसोर्सेज को लेकर। एग्जाम्पल के लिए सर्विसेज सेक्टर, ठीक है, अभी हाल ही में वैसे गवर्नमेंट ने काफी सालों से फोकस किया है कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत में आए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस शुड नॉट बी टेकन लाइटली एंड दिस शुड बी विग्रसली परस्यूड, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा फोकस होंगे एक सर्टन सेक्टर्स पर तो वो आपकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, आपकी मिलिट्री स्ट्रांग हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात की जाती है, रशिया आपका दोस्त है, वेरी गुड, ठीक है, वो आपको सपोर्ट कर सकता है, वो एक पावर बैलेंस मेंटेन कर सकता है, बट आपको सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। आप ये किसी दूसरे देश पर, दूसरे देश के मिलिट्री इक्विपमेंट्स पर
ओवरली डिपेंडेंट नहीं हो सकते। अभी हाल ही में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी बात कही, 2047 का विजन रखा कि हमें अपनी फोर्सेस को टेक इनेबल्ड करना है, टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है। और टेक्नोलॉजी पे फोकस सिर्फ मिलिट्री का नहीं, एआई टूल्स, हमारे जितने कंपनीज हैं, हम कहते हैं ना, गूगल भारत में क्यों नहीं है, यूट्यूब भारत में क्यों नहीं है, फेसबुक और ये जितने भी बड़े जो 5 जाइंट्स कहे जाते हैं, अमेजन, ये भारत में क्यों नहीं है? ठीक है। सिमिलरली एआई टूल्स को हम यूज कर रहे हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा एआई टूल्स यूज करने वाले भारत के लोग हैं, पर एआई टूल्स भारत में क्यों नहीं बन रहे हैं? रिसेंटली कुछ कुछ आए हैं, काम इस पे शुरू हुआ है, बट वाई इट इज लाइक वी ऑलवेज लैगर्ड्स? ये मतलब हम बाद में शुरू कर रहे हैं। It is very very important. There is like nothing, no thing can beat your self reliance, ठीक है, in every field। आप इकोनॉमी, मिलिट्री, आप इस जो है किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, टेक्नोलॉजी पे दूसरे देश पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ऑब्वियसली लॉन्ग वे टू गो, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली हो जाएगा, बट दिस शुड बी द फोकस एरिया व्हेन वी टॉक अबाउट द 2047 एज अ डेवलप्ड कंट्री। लास्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है, वो रीजनल स्टेबिलिटी। हाल ही में हमने श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, टू अ सर्टेन एक्सटेंट पाकिस्तान ऑल्सो क्राइसिस देखे हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, क्योंकि अगर ये देश अनस्टेबल हैं, और पहले से हमें पता है कि कैसे यूएस, चाइना इन देशों को यूज करता है अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन देशों में इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, अब वो कैसे है, वो आप कह सकते हैं इकोनॉमिक पावर के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू, साम दाम दंड भेद, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया शुड प्ले अ वाइटल रोल in stabilizing these countries, having a good relation with these countries, because when you are like neighborhood first policy, if we are not having good neighbors, if we are like not having good relations with neighbors, आप फिर आपस में उलझे रहेंगे, ठीक है। और वो फिर वो धुरंधर मूवी बड़ा अच्छा डायलॉग था, ठीक है, यू मे लाइक इट और नॉट, बट दिस इज ट्रू, कि वो जिसमें वो कहते हैं कि भाई भारत का सबसे बड़ा दुश्मन भारत में ही रहने वाले कुछ लोग हैं, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है क्योंकि सर्टेन एलिमेंट्स को यूज किया जाता है अगेंस्ट इंडिया इटसेल्फ, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर द सर्टेन लेसन्स विच वी कैन लर्न। आखिरी में मैं कंक्लूड ये करूंगा कि ये कोई रीजनल जो है एपिसोड नहीं है, एक पर्टिकुलर देश में एपिसोड नहीं है, ये एक लिटमस टेस्ट है सीधा सीधा सॉवरेनिटी का, इंटरनेशनल लॉ का, लेजिटिमेसी का, संप्रभुता का, और ये सीधा सीधा हमें बताता है कि अपनी सॉवरेनिटी को कैसे प्रोटेक्ट करना है 21st सेंचुरी में। सो ये था आज का सेशन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। आपका क्या व्यू पॉइंट है, आपको और आप क्या शेयर करना चाहते हैं, आप पूरे इंसिडेंट से, पूरे एपिसोड से क्या समझते हैं, प्लीज जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में, क्योंकि आई रियली वांट टू नो कि आप लोगों का ओपिनियन क्या है। और बिकॉज देयर शुड बी एन एकेडमिक डिस्कशन एंड वी शुड लुक द होल एपिसोड फ्रॉम इंडियन एंगल ऑल्सो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।